जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम शुरू करेंगे आज का ज्योग्राफी का मॉक टेस्ट। आज के ज्योग्राफी का मॉक टेस्ट जो होगा वो भारत की भौतिक जो स्थलाकृतिक है, जो नदियां हैं, जो मिट्टी है उससे संबंधित है और प्रश्नों की संख्या 20 से ज़्यादा रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट बिना देर किए। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या कहा गया है दोस्तों? कौन सा दर्रा है जो लद्दाख को तिब्बत अर्थात ल्हासा से जोड़ता है? तो दोस्तों, आपको बताना है कि कौन सा दर्रा। ऑप्शन है जोजिला, लालकना, सिपकीला या जलेपला। तो लद्दाख को तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा है लालकना दर्रा। लालकना दर्रा के अलावा आपको याद रखना है दोस्तों, एक दर्रा और है जो लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता हुआ, चांगला। तो चांगला दर्रा और दूसरा आपका लालकना दर्रा, ये दोनों दर्रा जो है वो लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, आप याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो आप याद रखना साल्टेरो कांगड़ी। साल्टेरो कांगड़ी ये लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी है, आपसे पूछ सकता है, तो इसको आप याद रखना, पूछ लेता है कभी कभी। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, लद्दाख में ना एक नेशनल पार्क भी है, हेमिस। तो हेमिस नेशनल पार्क ये भारत में कहाँ पर है? तो आप बताएंगे लद्दाख में स्थित है हेमिस नेशनल पार्क, और ये भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित नेशनल पार्क है। प्रश्न में पूछा गया था लद्दाख को ल्हासा से कौन सा दर्रा जोड़ता है? आंसर बी, लालकना दर्रा जोड़ता है। अगला प्रश्न, हिमालय की कुल्लू घाटी किन दो पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है? दोस्तों, कुल्लू घाटी की बात करें तो ये धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणी के बीच स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, धौलाधार और पीर पंजाल। दोस्तों, मैं यहाँ आपको बता दूँ, जो कुल्लू घाटी है ना, इसको देवताओं की घाटी भी कहा जाता है। तो देवताओं की घाटी किसको कहा गया? तो आप याद रखिएगा, कुल्लू घाटी को देवताओं की घाटी कहा जाता है। और देवताओं की घाटी के अलावा इसको देवदार की घाटी भी कहा गया है। तो देवदार की घाटी और देवताओं की घाटी, तो जवाब होगा आपका वो है कुल्लू घाटी। क्लियर दोस्तों, आपसे पूछे कभी तो आप दोनों इसको याद रखिएगा। कुल्लू घाटी को देवताओं की और देवदार की घाटी के नाम से जाना जाता है, और कुल्लू घाटी धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणी के बीच स्थित है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न क्या कहा गया? किस दर्रे को भारत चीन और म्यांमार का त्रिकोणीय जंक्शन कहा जाता है? तो दोस्तों, भारत चीन और म्यांमार के त्रिकोणीय जंक्शन पर कौन सा दर्रा है? आपके ऑप्शन है बोमडिला, दीफू, नाथुला या तुजू। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, दीफू दर्रा। दीफू दर्रे की बात करें तो ये भारत में कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश। और ये ट्राई जंक्शन पर स्थित है, और जो ट्राई जंक्शन है वो आपका चाइना का है, भारत का और म्यांमार का है। तो आप ये याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है दीफू दर्रा कौन से 3 देशों के त्रिकोण पर है, तो आप बताइएगा भारत, चीन और म्यांमार। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि म्यांमार जो है इसकी सबसे लंबी नदी या म्यांमार की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, तो आप याद रखिएगा, एक नदी बहती है यहाँ पे, इरावदी नदी। तो इरावदी नदी को म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है। म्यांमार की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी नेपाइडो, और यहाँ की मुद्रा को क्यात कहा जाता है, क्यात। तो ये इसकी क्या है? तो ये इसकी है आपकी राजधानी, और इसकी मुद्रा है क्यात। तो क्यात मुद्रा है म्यांमार की, और राजधानी है नेपाइडो, और इसकी जो जीवन रेखा है वो है इरावदी नदी। क्लियर, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा गया? चुंबी घाटी सामरिक दृष्टि से किन 3 देशों की सीमा के मिलन बिंदु पर है? दोस्तों, चुंबी घाटी की बात हो रही है, तो सामरिक दृष्टि का मतलब है कि ये रणनीतिक दृष्टि से जो हमारी सेना के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिबल जगह है, तो वो किन देशों का ट्रांजैक्शन है? तो आप बताएंगे चुंबी घाटी भारत में सिक्किम में है, ठीक है, और सिक्किम के साथ साथ इसकी सीमा भूटान और जवाब होगा आपका चीन। तो सिक्किम यानी कि भारत, ये 2 बार लिख दिया, भूटान, ये चीन है, ठीक है। तो आप याद रखना, भारत, भूटान और चीन की सीमाओं पर स्थित है चुंबी घाटी। सही जवाब होगा भारत, भूटान और चीन। आंसर बी इसका सही जवाब है। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि आप बताइए कि किस देश के लोगों को स्थानीय भाषा में ड्रुक्पा कहा जाता है, ड्रुक्पा। तो याद रखना, भूटान के लोगों को ड्रुक्पा कहा गया है, ड्रुक्पा। किस देश के लोग ड्रुक्पा कहलाते हैं? तो भूटान के। और भूटान जो है ना, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट पुनसुम। माउंट पुनसुम किस देश की सबसे ऊंची चोटी है? आप बताइएगा। भूटान की सबसे ऊंची चोटी है माउंट पुनसुम, ठीक है दोस्तों, याद रखना। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं, भूटान का एक उपनाम भी है जो भौगोलिक
जो जियोग्राफिकल सोवरिटी आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो उसमें आप याद रखिएगा द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन। द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन किसको कहा जाता है, तो आप याद रखना भूटान का नाम है द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन। ये भी आपसे पूछा जा सकता है द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन। या भूटान का एक नाम और भी है दोस्तों, ड्रिक्यूल। भूटान को ड्रिक्यूल अर्थात ड्रैगन का देश भी कहा जाता है। या आपसे पूछेगा द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन किसको कहा गया, भूटान को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना भूटान का जो लोग हैं उनको ड्रुक्पा कहा जाता है। भूटान की चोटी का नाम है पुनसुम, जो अभी आपको मैंने बताया है। भूटान की मुद्रा अगर आपसे पूछे तब, तो भूटान की मुद्रा आप बताएंगे गुल्ट्रम। भूटान की करेंसी को गुल्ट्रुम कहा जाता है। और यहाँ की जो राजधानी है वह थिम्पू। आपसे प्रश्न में पूछा गया था चुंबी घाटी, तो ये भारत, भूटान और चीन के टाइम जंक्शन पर है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध जवाहर सुरंग किस दर्रे में है। तो दोस्तों अगर हम बात करें जवाहर सुरंग की, तो कहाँ पर है, आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा ये पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है और इसी पे है आपकी जवाहर सुरंग, पीर पंजाल श्रेणी। तो ये जरूर याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर, याद रखेंगे। दोस्तों अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ आपसे, हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी का नाम क्या है। तो दोस्तों हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी है शिवालिक। ठीक है, शिवालिक द आउटर मोस्ट जो हिमालय हैं वो उनको शिवालिक कहा जाता है। तो आपसे कहा गया है शिवालिक का प्राचीन नाम क्या है, जवाब होगा मेनाक पर्वत। शिवालिक का प्राचीन नाम मेनाक पर्वत है, आप याद रखिएगा। दोस्तों यूपी में भी एक ज़िला है सहारनपुर, और ये हिमालय की जो शिवालिक रेंज है ना उसका हिस्सा है। तो ये भी आप याद रखना, शिवालिक रेंज जो है वो आउटर मोस्ट हिमालय का नाम है। क्लियर, याद रखिएगा। आपसे अगले प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन संख्या 7, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी है। तो दोस्तों नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सी श्रेणी है, सही जवाब क्या होगा, अरावली, सतपुड़ा, विंध्य या अजंता। सही जवाब होगा आपका सतपुड़ा। सतपुड़ा जल विभाजक का कार्य करती है नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में, ताप्ती नदियों के बीच में। दोस्तों अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो अमरकंटक से होता है, अमरकंटक से। और ऐसा कहा जाता है कि नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक है, भ्रंश घाटी। और जबलपुर में एक झरने का निर्माण करती है जिसका नाम है धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात वो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में जबलपुर में। और नर्मदा नदी पर गुजरात में सरदार सरोवर बांध बना हुआ है, और मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर बांध भी है। तो ये भी आप याद रखना। हमसे पूछा गया था नर्मदा और तापियों के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी है, आंसर होगा सतपुड़ा रेंज है। अगला प्रश्न, सिक्किम को तिब्बत से जोड़ने वाला ज़ैलियापला दर्रा किस घाटी में है। तो सिक्किम को तिब्बत से जोड़ने वाला जो दर्रा है ना दोस्तों, तो ज़ैलियापला दर्रा कहाँ पर दोस्तों, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, चुंबी घाटी में स्थित है ज़ैलियापला दर्रा। दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपके एग्जाम में कि सिक्किम की जीवन रेखा कौन सी नदी है, तो आप बताइएगा तीस्ता नदी। तीस्ता नदी ये सिक्किम की जीवन रेखा है। और मैं आपको बता दूं भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है, चोलामू झील। तो चोलामू झील ये सबसे ऊंची झील है, जो कहाँ स्थित है, वो आपकी चुंबी घाटी में स्थित है चोलामू झील, और ये सिक्किम में है। तो भारत की सबसे ऊंचाई पर जो झील है ना वो चोलामू झील है सिक्किम में। और सिक्किम की जीवन रेखा तीस्ता नदी है, ज़ैलियापला दर्रा ये चुंबी घाटी में है। अगला प्रश्न, सियाचिन ग्लेशियर तक पहुंचने के लिए भारतीय सेना किस दर्रे का प्रयोग करती है। तो दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर के लिए भारतीय सेना जिस दर्रे का प्रयोग करती है वो दर्रा कौन सा है, जवाब होगा खारदुंगला दर्रा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, खारदुंगला दर्रा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जो सियाचिन ग्लेशियर है ये किस रेंज में आता है, तो आप बताइएगा कि सियाचिन ग्लेशियर पूर्वी कराकोरम श्रेणी में स्थित है। ये आप ध्यान रखना, जो ट्रांस हिमालय का भाग है। तो ये जो सियाचिन ग्लेशियर है ये आपका ट्रांस हिमालय में स्थित है और ये पूर्वी कराकोरम श्रेणी में आता है। क्लियर दोस्तों, याद रखना, आपसे पूछ सकता है। और मैं आपको बता दूं सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से कौन सी नदी का निर्माण होता है। तो जब सियाचिन ग्लेशियर की बर्फ़ पिघलती है तो एक नदी बनती है जिसका नाम है नुब्रा नदी, और नुब्रा नदी लद्दाख में बहती है। ठीक है, याद रखना, नुब्रा घाटी या नुब्रा नदी नुब्रा घाटी में बहती है नुब्रा नदी, और ये लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बनती है। तो ये आप याद रखना। आपसे प्रश्न में पूछा गया था सियाचिन ग्लेशियर तक पहुंचने के लिए सेना कौन से दर्रे का प्रयोग करती है, खारदुंगला दर्रा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है आपका नाथुला दर्रा, तो ये सिक्किम में है, नाथुला दर्रा सिक्किम में, ये जरूर याद रखना, नाथुला सिक्किम में, नीति दर्रा उत्तराखंड में और रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है।
अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा गया है, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में, कुमाऊं क्षेत्र को तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है। दोस्तों कुमाऊं को तिब्बत से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए माना दर्रा। माना दर्रा कुमाऊं क्षेत्र को तिब्बत से जोड़ता है। सिपकिला कहाँ पर, हिमाचल में, नाथुला सिक्किम में, ठीक है, जोजिला जम्मू कश्मीर में। तो हमसे पूछा गया था कि कौन सा दर्रा है जो कुमाऊं क्षेत्र को तिब्बत से जोड़ता है, आंसर होगा माना दर्रा, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, हिमालय की फूलों की घाटी किस राज्य में है। वैली ऑफ फ्लावर्स की बात करें दोस्तों तो यह है आपका चमोली ज़िले में। बहुत खूबसूरत जगह है ये, कभी आप इसको घूम के आइएगा, टूर पे कभी जाएं तो चमोली है उत्तराखंड में। तो फूलों की घाटी नेशनल पार्क चमोली उत्तराखंड। दोस्तों इसको यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया, तो आप याद रखिएगा यूनेस्को की सूची में इसको शामिल किया गया था 2005 में। 2005 में फूलों की घाटी को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया और इसको राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया था, 1982 में बनाया गया था। क्लियर, याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे लिखा गया है उत्तराखंड, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नंदा देवी। तो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम है नंदा देवी। और उत्तराखंड में घास के मैदान मिलते हैं, जो पर्वतीय घास के मैदान है उनको क्या कहा जाता है, बुग्याल कहा जाता है, बुग्याल। क्लियर, याद रखना दोस्तों। अच्छा मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बताता हूँ। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि जागर, जागर कहाँ का लोक नृत्य है, जागर कहाँ का लोक नृत्य है, तो आप बताएंगे उत्तराखंड का। ठीक है, जागर जो है वो उत्तराखंड का है। और जागर को कंफ्यूज मत करना जबरों से। जबरो डांस, जबरो डांस कहाँ होता है बताऊंगा। जबरो डांस को कंफ्यूज मत करना जगोर डांस से, और जगोर डांस को कंफ्यूज मत करना जुआर डांस से। ये अलग अलग डांस है। जागर उत्तराखंड का है, जबरो लद्दाख का डांस है, लद्दाख, और जगोर गोवा का डांस है, जुआरा बुंदेलखंड का डांस है। तो ये चार डांस बड़े कंफ्यूज कर देते हैं कभी कभी एग्जाम में आके। जागर उत्तराखंड का है, जबरो लद्दाख का है, जगोर गोवा का है, और जुआरा बुंदेलखंड का है। तो ये चारों नृत्य आपको याद रखने हैं। प्रश्न के पे आते हैं। प्रश्न ने कहा था कि फूलों की घाटी कहाँ पर है, तो आपका आंसर होगा उत्तराखंड में है, बुग्याल, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, कौन सा दर्रा सतलज नदी को भारत अर्थात तिब्बत से भारत में जब ये आती है तो भारत में कौन से दर्रे के सहारे प्रवेश मिलता है इसको, आपका आंसर होगा, तो आंसर क्या होगा इसका, वो होगा आपका कि जो सतलज नदी है ना, ये सिपकिला दर्रे के सहारे भारत में एंटर करती है। सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ये राकस ताल से होता है। मानसरोवर झील है, कैलाश मानसरोवर झील राकस ताल से निकलती है दोस्तों, और ये भारत में सिपकिला दर्रे के सहारे प्रवेश करती है। क्लियर, याद रखिएगा। सतलज नदी के बारे में मैं आपको एक बात और बता दूं। इस नदी पर एक बांध बनता है हिमाचल प्रदेश में जिसका नाम है नाथपा झाकरी। तो नाथपा झाकरी बांध ये कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश में, और ये सतलज नदी पर ही है। क्लियर, आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा गया, केरल को तमिलनाडु से जोड़ने वाला पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के बीच स्थित है। दोस्तों पालघाट दर्रा की मैं बात करूं तो ये पश्चिमी घाट पर है, पश्चिमी घाट पर, और इस दर्रे को केरल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो केरल का प्रवेश द्वार किसको कहा गया, तो आप बताएंगे पालघाट दर्रे को कहा जाता है। और ये जो दर्रा है ना वो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच है। तो ये आप याद रखिएगा दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि जो नीलगिरी है इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, वो है डोडा बेट्टा जो तमिलनाडु में है, और अन्नामलाई पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी जो कि केरल में है। तो अनाईमुड़ी केरल में और डोडा बेट्टा है आपकी तमिलनाडु में। क्लियर, याद रखिएगा दोस्तों। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। जैसे ये भारत का एक मैप मैंने माना, ये भारत का मैप है, रफली ऐसे बना दिया है। ये आपके पश्चिमी घाट हैं और ये आपके पूर्वी घाट हैं। तो पूर्वी घाट की पहाड़ी और पश्चिमी घाट की पहाड़ी, इनका मिलन कहाँ पे होता है, तो आप बताएंगे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो मिलते हैं वो मिलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों पर। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है। ठीक है, प्रश्न में हमसे पूछा गया था केरल को तमिलनाडु से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, पालघाट दर्रा, और ये नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है। अगला प्रश्न, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो साइलेंट वैली की हम बात करें तो यह केरल में। ऑप्शन सी आपका सही होगा, साइलेंट वैली। अच्छा, इसका नाम साइलेंट वैली क्यों पड़ा, देखो ये जो साइलेंट वैली है ना, यहाँ पर आवाज़ करने वाले जो कीड़े होते हैं ना वो नहीं पाए जाते। एकदम घनघोर
शांति रहती है। एज साइलेंट एज ग्रेव, जैसी कब्र जैसी खामोशी यहाँ पर रहती है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा साइलेंट वैली। और साइलेंट वैली किसके लिए प्रसिद्ध है? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के लिए प्रसिद्ध है। तो भारत में जो जैव विविधता के हॉटस्पॉट माने जाते हैं ना, वो आपके साइलेंट वैली नेशनल पार्क में है, और ये केरल में है, पश्चिमी घाट में। आप इसको याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा मोटर वाहन योग्य चलाने दर्रा कौन सा है? तो वो है उमलिंगला दर्रा। और उमलिंगला दर्रा कहाँ पर है? जवाब होगा आपका लद्दाख में। तो लद्दाख में स्थित है उमलिंगला दर्रा। दोस्तों लद्दाख के बारे में मैं बता दूं, लद्दाख के उत्तर में कौन सी पर्वतमाला है? तो आप बताएंगे कराकोरम, कराकोरम। और दक्षिण में कौन सी है? वो है जांस्कर। तो लद्दाख के उत्तर में कराकोरम और दक्षिण में जांस्कर श्रेणी है। ठीक है दोस्तों, आप याद रखिएगा। दोस्तों लद्दाख का एक डांस बड़ा फेमस है, सोंडोल। सोंडोल डांस भी काफ़ी आता है एग्जाम में, तो ये भी आप याद रखना। हेमिस नेशनल पार्क आप याद रखिएगा। ठीक है, और आपको नुब्रा नदी याद रखनी है, जो सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बनती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें लद्दाख के विषय में आपसे आ सकती हैं आपके एग्जाम में। अगला प्रश्न क्या कहता है? उत्तरी मैदान का वह भाग जो कंकर पत्थरों से निर्मित है और जहां नदियां भूमिगत होकर अदृश्य हो जाती हैं, क्या कहलाता है? तो दोस्तों हमें बताना है कि उत्तरी मैदान का वो भाग जो कंकरों से निर्मित है, तो कंकर से निर्मित क्षेत्र कहलाता है भाबर। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, भाबर है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तर के मैदानों में कौन सी मिट्टी मिलती है, तो आप बताएंगे जलोढ़ मिट्टी मिलती है, जलोढ़। अगला प्रश्न, तराई क्षेत्र के बारे में कौन सा कथन सत्य है? हमें बताना है कि तराई क्षेत्र के बारे में कौन सा कथन सही है। यह भाबर के दक्षिण में स्थित एक दलदली और नम क्षेत्र होता है, तो ये सही है। यहाँ नदियाँ पुनः धरातल पर प्रकट होती हैं, ये भी सही है। वन्य जीवों और वनों के लिए जाना जाता है, ये भी सही है। मतलब तराई क्षेत्र जो होता है वो भाबर के दक्षिण में होता है और दलदली क्षेत्र होता है। यहाँ पर नदियाँ जो है वो धरातल पर दोबारा प्रकट हो जाती हैं और यहाँ पे वनों की सघनता पाई जाती है। तो ये तराई के बारे में सारे कथन सही हैं, मतलब ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? उत्तरी मैदान की वह पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो बाढ़ के स्तर के ऊपर स्थित होती है, उसको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों पुरानी जलोढ़ को हम क्या बोलते हैं? कई बार आपको पढ़ाया गया है कि जो पुरानी जलोढ़ होती है उसको कहा जाता है बांगर। पुरानी जलोढ़ बांगर कहलाती है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा, बांगर। और नई होगी तो उसको बोलेंगे खादर। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, गंगा के मैदान में बाढ़ द्वारा जमा की गई नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों नई जलोढ़ होगी तो उसको बोलेंगे खादर और पुरानी होगी तो उसको बोलेंगे बांगर। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? दोस्तों दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को दोआब कहा जाता है, दोआब। क्लियर, याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है, दोआब बोलते हैं इसको। और मैं आपको एक दोआब बताता हूँ, रेचना दोआब, ये बहुत आता है आपके एग्जाम में। रेचना दोआब कौन सी दो नदियों का क्षेत्र है? तो देखो रेचना से आप याद, रे से राबी और चना से याद रखिएगा चिनाब। राबी और चिनाब नदियों का दोआब रेचना दोआब कहलाता है। आप किसी लड़की का नाम भी रख सकते हैं रेचना। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। पंजाब के मैदानों से मिलने वाले छोटे छोटे नालों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों पंजाब के मैदानों में मिलने वाले जो छोटे छोटे नाले होते हैं उनको स्थानीय भाषा में चौस कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, चौस। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, इसको क्या कहा जाता है? दोस्तों इसको कहा जाता है सुंदरबन का डेल्टा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, सुंदरबन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियों द्वारा बनता है। दोस्तों महानदी डेल्टा की बात करें तो महानदी जो है वो अपना डेल्टा बनाती है उड़ीसा में, और महानदी डेल्टा पर एक झील है, चिल्का झील। तो ये जरूर याद रखना, चिल्का झील कौन सी नदी के डेल्टा पर है? तो आप बताएंगे महानदी के डेल्टा पर। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगले प्रश्न में कहा गया है हरियाणा और पंजाब के शुष्क भागों में बांगर मिट्टी के ऊपर जमा होने वाली नमक की परत, ठीक है, वाइट एफ्लोरेंसिस क्या कहलाती है? तो आपको बताना है कि नमक की परत जो पंजाब और हरियाणा के शुष्क भागों में बांगर मिट्टी के ऊपर जमा होती है उसको बोलते हैं हम रेह या कल्लर। ऑप्शन बी आपका सही जवाब, रेह या कल्लर। दोस्तों यहाँ लिखा गया रेगुर, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर, काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुर। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? आंसर होगा ऑप्शन बी, माजुली द्वीप। और माजुली द्वीप
किस राज्य में? असम में है। असम में स्थित है माजुली द्वीप। अगला प्रश्न क्या कहता है अगले प्रश्न में? उत्तरी मैदानों का निर्माण मुख्य रूप से कौन सी नदी प्रणालियों से हुआ है? तो दोस्तों उत्तरी मैदानों में जो नदी मिलती है वो है आपकी सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी निकलती कहाँ से है? तो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर जो तिब्बत में पड़ता है, और तिब्बत में इस नदी को क्या बोलते हैं? सांगपो कहा जाता है, सांगपो। तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है सांगपो। क्लियर, याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, गंगा के निचले मैदानों जैसे पश्चिम बंगाल में पाई जाने वाली दलदली भूमि को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में पाई जाने वाली दलदली भूमि इसको कहा जाता है बिल। ऑप्शन बी आपका सही है, बिल्स कहा जाता है। क्लियर, याद रखिएगा, बिल्स इसका नाम है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जो गंगा नदी है ना, गंगा नदी का डिवाइडेशन कहाँ से हो जाता है? तो आप याद रखना फरक्का बैराज से, और फरक्का बैराज आपका कलकत्ता में है। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी झेलम के बीच स्थित दोआब को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों सिंधु और झेलम का दोआब कहलाता है सिंधु सागर दोआब। सिंधु सागर दोआब, ये आप याद रखना। यहाँ पे लिखा गया रेचना दोआब, तो रावी और चिनाब का दोआब है रेचना दोआब, रावी और चिनाब। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ये है भारत का प्रायद्वीपीय भाग, और पश्चिमी तट का उत्तरी मैदान यानी कि यहाँ की बात हो रही है, तो ये जो मैदान है इसको बोलते हैं हम कोंकण तट। ऑप्शन बी आपका, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को बोला जाता है कोंकण तट। और कोंकण तट जो आता है ना आपका गोवा वाला तट है, ठीक है, गोवा वाला। अगर यहाँ पूछेगा तो इसको बोलेंगे मालाबार तट, यानी कि दक्षिणी भाग को क्या बोलेंगे? मालाबार तट। पश्चिमी घाट का दक्षिणी तट मालाबार तट कहलाता है, और मालाबार तट मेनली केरल का तट है। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, पूर्वी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग क्या है? दोस्तों ये प्रायद्वीपीय भारत बनाते हैं हम इस तरह से, ये भारत है आपका, पूर्वी मैदान ये होता है आपका सीधे हाथ की तरफ, और इसका जो दक्षिणी भाग यानी कि नीचे, तो ये बात हो रही है तमिलनाडु की, और तमिलनाडु का तट क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट कहलाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, कोरोमंडल तट। बंगाल की खाड़ी से लगता है कोरोमंडल तट। अगला प्रश्न, केरल के तट पर पाए जाने वाले लैगून या खारे पानी के झीलों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, कयाल कहा जाता है, कयाल। केरल में लैगून झीलों को कयाल कहा जाता है। और भारत की सबसे लंबी झील है बेम्बानाद झील, लगभग 100 किलोमीटर लंबाई की झील है, और ये केरल में है। बेम्बानाद झील कहाँ पर है? केरल में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? आंसर होगा गुजरात की। और भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई जो अभी लेटेस्ट आंकड़े सरकार ने दिए हैं, तो 11,098.81 वर्ग किलोमीटर, सॉरी वर्ग नहीं किलोमीटर में, याद रखिएगा 11,098.81 किलोमीटर ये भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई है। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, चिल्का झील किस तटीय मैदान पर स्थित है? अभी बताया था उड़ीसा में है, और उड़ीसा का तट कहलाता है उत्कल तट। उत्कल तट पर स्थित है चिल्का झील। और चिल्का झील जो है ना, यहाँ पर एक नदी एक डॉल्फिन पाई जाती है, इरावड्डी डॉल्फिन, इरावड्डी डॉल्फिन। और इरावड्डी डॉल्फिन खारे पानी की डॉल्फिन है, तो ये जरूर याद रखना। इरावड्डी डॉल्फिन जो होती है वो खारे पानी की डॉल्फिन है, और ये चिल्का झील में पाई जाती है। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? पश्चिमी तट और पूर्वी तट के बारे में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों कौन सा कथन सही है इसके बारे में आप याद रखिएगा। पश्चिम तटीय मैदान अधिक चौड़ा है, ये गलत है। पूर्वी तटीय मैदान अधिक चौड़ा है, जबकि यहाँ नदियाँ बड़े डेल्टा बनाती हैं, ये सही है। पश्चिमी तट पर बड़ी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, तो नहीं। पश्चिमी तट पर डेल्टा नहीं बनता, एस्चुरी बनते हैं। दोनों की चौड़ाई समान है, तो गलत है। यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, पूर्वी तटीय मैदान अधिक चौड़ा है। चौड़ा है इसीलिए नदियों का मुहान अधिकांश बंगाल की खाड़ी की तरफ है। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, नर्मदा और तापी नदियाँ किस तट पर गिरती हैं और क्या बनाती हैं? तो नर्मदा और तापी पश्चिमी तट पर गिरती हैं खंबात की खाड़ी में, और ये एस्चुरी बनाती हैं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, पुलिकट झील किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो दोस्तों पुलिकट झील जो है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। और पुलिकट झील कौन से द्वीप पर है? श्री हरिकोटा द्वीप। ये हरिकोटा द्वीप वही है जहाँ से इसरो अपने अंतरिक्ष प्रक्षेपण लॉन्च करता है, तो हरिकोटा द्वीप पर स्थित है पुलिकट झील। क्लियर, याद रखिएगा। तो दोस्तों आज 35 प्रश्नों का ही अभ्यास हम करेंगे। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा।
अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कल यूपी जीके का जो क्लास आएगी 12 बजे, उसको आप बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि उसमें बहुत उत्कृष्ट प्रश्न मैंने सिलेक्ट किए हैं आपके जो एग्ज़ाम अभी 20 तारीख को होने वाला है स्टेनोग्राफ़र का, उनके लिए। स्टेनोग्राफ़र की सिटी जो है वो अलॉट हो गई है आपकी, तो सिटी आप अपना लॉगिन करके चेक कर सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कौन से डिस्ट्रिक्ट में अलॉट हुआ है। और फिर मिलूँगा नए मॉक टेस्ट के साथ में। सुबह आएगा सुबह आएगा स्टैटिक जीके का सेट, और उसके बाद में दोपहर 12 बजे आएगा यूपी जीके। तो मेरे साथ बने रहिएगा, जल्दी मैं आपको हर एक सब्जेक्ट की तैयारी भी एक एक करके शुरू करूँगा। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए जय हिंद।